आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 3 प्रकार के संकरण होते हैं वो तीनों प्रकार के संकरण काम आते हैं sp3, sp2 और sp। संकरण के बारे में बहुत विस्तार से अपन ने बात की थी। जल्दी से मुझे कोई एक बार परिभाषा बता दो इसकी, संकरण की परिभाषा क्या होती है जो मैंने आपको बताई थी। कौन बताएगा? जल्दी बताओ फटाफट। आप लोगों ने ये भी बताया था कि एक ने पूछा था कि कार्बन की जो संकरण है sp3, sp2 और sp वो विन्यास के आधार पर कैसे बताएंगे। कार्बन का विन्यास क्या होता है? 1s2 2p2, राइट। अब इसमें क्या है कि ये तो है सामान्य अवस्था में, जिसको अपन हिंदी में आद्य अवस्था भी कहते हैं। उत्तेजित अवस्था में इसका जो विन्यास होता है उसमें क्या होता है कि ये जो कौन से संकरण में भाग लेंगे? 2s और 2p। 1s और 2s की ऊर्जा में किस प्रकार का डिफरेंस है? ये 1s है, फिर ये 2s है और ये 2p है। ये 1s, ये 2s और ये 2p। इनकी ऊर्जा में कम अंतर है, लगभग समान ऊर्जा इनकी होती है, इसलिए ये क्या करते हैं? संकरण में भाग लेते हैं और क्या करेंगे? आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करेंगे। तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है? ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? इसमें चला जाता है। तो विन्यास क्या हो जाता है? टू पी एक्स वन, 2py1 एंड 2p। अब संकरण अगर sp3 है तो 1s और 3p कक्षक ये आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करेंगे और कितने संकरित कक्षक बनाएंगे? अब उनका नाम क्या होगा? sp3। सबका नाम sp3 होगा क्योंकि 4 बनेंगे वो और चारों sp3 होंगे। और इन सब में क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है ना इनके पास, ये 4 इलेक्ट्रॉन। और ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं? न्यूनतम प्रतिकर्षण की अवस्था में चतुष्फल की आकृति बनाते हैं। और अगर मॉडल में आप देखें तो इस प्रकार की ज्यामिति होती है। ये जो बंद कोण है ये 109 डिग्री 28 मिनट है, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट है, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट है और ये सारा इन चारों का इसके साथ भी 109 डिग्री 28 मिनट है। तो ये आपस में इस प्रकार से समचतुष्फल की आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब अगर संकरण sp2 हो तो क्या होगा? एक p कक्षक संकरण में भाग नहीं लेगा और 1s और 2p भाग लेंगे। तो इस प्रकार से कितने संकरित कक्षक बनेंगे? 3 बनेंगे। तो 3 संकरित कक्षक जो होंगे, संकरित कक्षकों की आकृति कैसी होती है? संकरित कक्षक ऐसा होता है और ये 3 संकरित कक्षक है तो किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे? त्रिकोणीय। और जब त्रिकोणीय व्यवस्थित होंगे तो एक p कक्षक जो बचा हुआ है उसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन भी है ना, एक इलेक्ट्रॉन। असंकृत कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है और बाकी संकृत कक्षकों में क्या क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। संकृत कक्षक कैसा अतिव्यापन करेंगे? समाक्ष अतिव्यापन करेंगे और कौन सा बंध बनाएंगे? सिग्मा बंध बनता है उसमें। तो पाई बंध कौन बनाएगा? ये जो p कक्षक इसके पास बचा हुआ है। ये एक कार्बन है, मान लीजिए दूसरा कार्बन भी इसी प्रकार से sp2 संकृत है, इसके पास भी एक p कक्षक बचा हुआ है। ये अतिव्यापन कौन सा था? सिग्मा अतिव्यापन नहीं होता है।
अतिव्यापन कौन सा है? sp2 sp2 दो कक्षक कौन से हैं? अतिव्यापन हमेशा दो अलग अलग परमाणुओं के कक्षकों के बीच में होगा। ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए बात, आज भी सवाल आया था कि अतिव्यापन जो होता है वो होता है दो अलग अलग परमाणुओं के कक्षकों के बीच में, और जो संकरण होता है वो किसी एक ही परमाणु के विभिन्न कक्षकों के बीच में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो ये जो अतिव्यापन होगा ये संपार्श्विक अतिव्यापन होगा, और इसमें क्या बनेगा? पाई बंध बनेगा। तो ये pz अतिव्यापन हुआ समपार्श्वीय। अगर इनका समाक्ष अतिव्यापन हो तो कौन सा बंध बनता? सिग्मा बंध बनता। स्लाइड दिखाना सर। जैव शक्ति सिद्धांत आपने पढ़ा था। जैव शक्ति सिद्धांत में क्या बताया था आपको? बर्जीलियस ने ये कहा था कि जब कोई भी कार्बनिक यौगिक है वो अकार्बनिक यौगिकों की तरह प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। और ये सिद्धांत कब समाप्त हुआ? जब 1828 में कौन सा यौगिक बनाया था? यूरिया बना था। और किसने बनाया था? वोलर ने बनाया था। और आधुनिक परिभाषा जो है कार्बनिक यौगिकों की वो क्या है कि कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न होते हैं, और रसायन विज्ञान की वो शाखा जो इन यौगिकों के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन कहलाती है। चलिए, ये चतुष्फल के मॉडल जो आपने यहाँ देखा मॉडल के रूप में भी, और इसमें देखिए आप इस प्रकार से चार फलक दिख रहे हैं आपको। ये फलक है, एक फलक ये नीचे वाला है, एक ये साइड में है, एक इधर है और एक इस साइड वाला। इस प्रकार से चार फलक बनते हैं, इसलिए सम चतुष्फल की आकृति इसको कहते हैं। नेक्स्ट, ये कार्बन की चारों संयोजकता को बता रहा है 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर। ये इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, अगर इसको देखा जाए तो इस प्रकार से ये इतने दूर दूर कक्षक नहीं होते हैं, बहुत समीप होते हैं, और उसका जो मॉडल बनेगा वो कैसा होगा? संरचना ऐसी होगी। नेक्स्ट, संकरण जो है वो आपको बता दिया है। संकरण की परिभाषा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। समान ऊर्जा और आकृति के कक्षक बनते हैं। और कितने कक्षक बनते हैं? जितने, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। ये देखिए sp2 संकरण अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था ये त्रिकोणीय जो आकृति है ये कि तल में है। ये कार्बन जो है वो कैसा है? sp2 संकरित है। इसमें तीन कक्षक है, संकरित कक्षक, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। ये दूसरा कार्बन है जिसका ये भी sp2 संकरित है, तो इनके बीच में समाक्ष अतिव्यापन हुआ और क्या बना? सिग्मा बंध बना। ये आपने अभी बताया था कि sp2 अतिव्यापन है। और ये हाइड्रोजन है सफेद रंग का जो दिख रहा है आपको, तो ये कैसे हुआ? ये कैसा अतिव्यापन है? sp2s, क्योंकि ये जो कक्षक आ रहा है संकरित कक्षक वो sp2 है और ये s है। तो इस तरीके से ये sp2s अतिव्यापन वाला बंध है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और एक बंध इस साइड में है। ठीक है। अब sp2 संकरित कक्षक का एक उदाहरण और दिया था आपको, पहले इसको देख लीजिए कि ये क्या है, आपको समझ में आ रहा है? ये जो p कक्षक यहाँ पे थे दोनों के, एक p कक्षक इस प्रकार से और दूसरा p कक्षक भी इधर इस प्रकार से है जो बचा हुआ है इसमें। ऐसे ही इसका दूसरा लोब कहाँ होगा? नीचे होगा। अब इनका संपार्श्वीय अतिव्यापन हुआ तो जो बंध बना वो कैसा था? पाई बंध है। और वो कैसे दिखाया आपको? इस प्रकार से आप इसको दिखाते हैं। ठीक है, ये जो पाई बंध है, तो ये p कक्षक, एक इसका p कक्षक और एक इसका p कक्षक, दोनों का संपार्श्वीय अतिव्यापन हुआ और क्या बना? पाई बंध बना। तो ये sp2 संकरित कक्षक की जो संकरण है उसको समझाने के लिए किसका उदाहरण है? क्या उदाहरण है ये? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन। ये किसका स्ट्रक्चर है? किसकी संरचना है ये? ठीक है। एक उदाहरण और दिया था, वो था बेंजीन का। बेंजीन में कैसा होता है कार्बन पे संकरण? sp2 होता है। ये 6 कार्बन है, सारे एक तल में हैं, एरोमेटिक होता है, आपको पता है समतलीय आकृति होती है। तो ये जो समतलीय है, एक ये कार्बन sp2 संकरित है, देखिए त्रिकोणीय है, इसमें एक इधर एक इधर ये इधर, सब में कोण कितना है? 120 डिग्री। दूसरा कार्बन है जो इसके साथ में अतिव्यापन कर रहा है वो भी sp2 संकरित है,
तीसरा भी sp2 है, फिर चौथा sp2, पांचवा sp2 और छठा sp2। इस प्रकार से सारे एक ही तल में जुड़ गए और कैसी हेक्सागोनल षटकोणीय आकृति बनी एक ही तल में, और उसमें हर एक के पास में एक एक पी कक्षक बचा हुआ है। वो कैसा है? लंबवत है तल के। जो तल के लंबवत है, जो लंबवत है तो क्या होगा? उसका समपार्श्वीय अतिव्यापन होगा। तो इधर वाला जो कक्षक है पी कक्षक, वो इधर से भी अतिव्यापन कर सकता है और समान दूरी होने के कारण इधर भी अतिव्यापन कर सकता है। इसलिए हम इसको एक पूरा चक्र के रूप में दर्शाते हैं। तो ये चक्र बनने के कारण क्या हो गया? ये पाई इलेक्ट्रॉन का बादल बन गया है ऊपर और नीचे। ठीक है, लेकिन ये एरोमेटिक यौगिकों में आपने देखा होगा कि ये संरचना स्थायी होती है, क्योंकि इसमें जो द्विबंध है, ये जो द्विबंध है ये खुला द्विबंध है, ये अभिक्रिया में अधिक क्रियाशीलता दर्शाता है, जबकि इसमें जो द्विबंध है वो इस प्रकार से चक्र बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि वो द्विबंध फिक्स नहीं है। इसके और इसके बीच में एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, ऐसा फिक्स नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं अपन? अनुनाद कहते हैं। तो अनुनाद के कारण अतिरिक्त स्थायित्व आता है, और जब अतिरिक्त स्थायित्व आता है तो इसके कारण से एरोमेटिक यौगिक अधिक स्थायी होते हैं। और इसमें क्या होता है? अनुनाद नहीं होता है, इसलिए ये अभिक्रियाशीलता इनकी ज़्यादा होती है, असंतृप्त यौगिक है। एक और उदाहरण जो sp संकरण का है, अगर sp संकरण अगर आप कराते हो तो क्या करोगे? एक s और एक p मिलेगा, दो p रह जाएंगे। वो दोनों p कैसे होंगे? देखो इस प्रकार से ये संकरित कक्षक होगा। एक sp कक्षक ये है, एक कार्बन है, एक कार्बन के दो संकरित कक्षक है, एक sp ये है, ये अंदर टूट गया है। ये छोटा लोब जो है ना इसका, ये अंदर है, इसका छोटा लोब इधर है जो अपन दिखाते हैं ना, ये वाला। तो ये एक sp संकरित कक्षक है। अब आपको दो p कक्षक जो इसमें बचे हुए होते हैं वो कैसे होते हैं? एक इस प्रकार से इसके लंबवत, और दूसरा 90 डिग्री कोण हो गया उसके बीच में भी, ऐसे और ऐसे। समझ रहे हैं बात को आप? ये तो एक तल में हो गया, एक संकरित कक्षक है sp संकरित। ऐसा दूसरा sp संकरित मान लीजिए ये है। तो इस कार्बन के पास में, एक मिनट देना, एक p कक्षक इस प्रकार से है, एक p कक्षक इस प्रकार से, और दूसरे कार्बन के पास भी ऐसा ही होगा। वो क्या करेंगे? जैसे जो इस प्रकार से है वो दूसरे कार्बन के p कक्षक के साथ समपार्श्व अतिव्यापन करेगा, और जो दूसरा बताया इसके यहाँ इस तरीके से है, वो इस तरीके से जो होगा इधर, उसके साथ में समपार्श्व अतिव्यापन करेगा। तो दो पाइबंद बनेंगे। ये संकरित कक्षक समझ में आ गया आपको? इसको देख के बताएं आप, ये क्या समझ में आता है आपको? ये हाइड्रोजन ने अतिव्यापन किया है sp संकरित कक्षक से, और इस प्रकार से ये sps अतिव्यापन है, ये भी sps अतिव्यापन है, सिग्मा बंध बना है, ये भी सिग्मा बंध है, और इसके पास में ये एक पाई बंध बनेगा और एक ऐसे पाई बंध बनेगा। तो जो अपन ने पेपर पे संरचना बनाई थी कागज पे पिछली बार, वो आपको ध्यान आ रही होगी कि sp संकरित कक्षक किस प्रकार का होता है। ये जो भी आपको मॉडल दिखाया, दूसरा sp संकरित कक्षक ये है, और इनके पास में एक p कक्षक, दोनों के पास में दो दो p कक्षक हैं, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। तो ये इसके साथ में पाई बंध बनाता है और ये इसके साथ में। ये कौन सा अतिव्यापन है? sp sp। ठीक है, कुछ पूछना हो इसमें से तो पूछ सकते हैं, बाहर से भी कोई पूछना चाहे तो पूछे भाई। पाई बंध की संख्या के आधार पर संकरण। अगर इसमें एक पाई बंध है तो एक सिग्मा और एक पाई है, ठीक है। और अगर ऐसी स्थिति है जिसमें तीन बंध हैं तो एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। ऐसे उदाहरण और भी हो सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ऐसे उदाहरण भी हैं जो भी देखेंगे अपन। अभी स्लाइड से आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लें कि मिश्रित होने वाले परमाणुीय कक्षक एक S और 3 P है तो संकरित कक्षक क्या कहलाएंगे? sp3। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। संकरण क्या कहलाएगा?
sp3 संकरण कहलाएगा। एक s और 2 p है तो कौन सा संकरण होगा? sp2। और ये संकरण कैसा कहलाएगा? sp2 संकरण। एक s और एक p है तो संकरित कक्षक क्या कहलाएगा? sp और संकरण sp संकरण। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए आप एल्केनों की कक्षक संरचना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्केन, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन है। आपको इनकी बहुत सामान्य जानकारी मॉडल्स के माध्यम से और पिछली बार पढ़ाया था उससे हो गई। ये देखिए आप, कार्बन सामान्य अवस्था में जो विन्यास है 1s2, 2s2 और 2p2। उत्तेजित अवस्था में क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहाँ चला गया? 2pz में। इधर देखो भाई, इधर। और संकरित कक्षक कैसे बने? कि ये 4 कक्षक 1, 2, 3 और 4 चारों मिलकर के, एक s था और 3 p था, ये चारों मिलकर के क्या बना लेते हैं? sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। उन सबके नाम क्या हो गए? अब sp3 हो गए। s और p नाम हट गए, sp3 हो गया। ये चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये sp3 संकरित अवस्था है। नेक्स्ट स्लाइड। ये मॉडल में जो आपने देखा है, s कक्षक ऐसा होता है, p ऐसा होता है, संकरित कक्षक ऐसे होते हैं। ऐसे 4 बनते हैं और चारों संकरित कक्षक अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। क्यों करते हैं? ये न्यूनतम प्रतिकर्षण की अवस्था है। कौन सी अवस्था? समचतुष्फल की। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए आप, बिल्कुल क्लियर कट कार्बन का sp3 संकरित कार्बन है ये, और ये 4 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए। मीथेन की संरचना है और इसमें ये जो बॉन्ड लेंथ दी हुई है, बंध लंबाई 108.70 pm पिकोमीटर, और ये 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल। ये आपको ध्यान रखने चाहिए, याद रखने चाहिए। हाँ, ये समझ लीजिए आप, आपकी तरफ से देखिए उस साइड से, ये दोनों बंद आपको दिख रहे हैं। ये आपको ऊपर की तरफ है, कोई दिक्कत। ये जो दूसरी तरफ बनाया है ना, इसको जब कागज पे लिखते हैं तो डैश डैश दिखाते हैं। जो देखने वाला दर्शक है उससे दूसरी दिशा में अगर है तो उसको डैश डैश से दिखाते हैं, और जो आपकी तरफ है उसको आप मोटे इससे दिखाते हैं। हाँ, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक बंद आपसे दूसरी तरफ होगा, आपके विपरीत दिशा में होगा, वो उसको डैश डैश से दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये इथेन की संरचना है जिसमें 2 कार्बन है, sp3 संकरित है। ये अतिव्यापन कैसा है? sp3 क्योंकि ये संकरित कक्षक है, काला जो दिख रहा है ना, और व्हाइट हाइड्रोजन को दिखा रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ में अतिव्यापन से ये बना। नेक्स्ट। हाँ पूछिए। sp संकरण वापस बताएं, अभी इसमें बताता हूँ। नेक्स्ट। ये अगर मीथेन और इथेन की संरचना आप समझ गए हैं तो इस प्रकार से आपको कागज पे बनानी है। मीथेन ऐसे बनेगा और इथेन ऐसे बनेगा। इसमें सिग्मा बंद आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सारे बंद सिग्मा है। नेक्स्ट स्लाइड। एल्कीन में क्या होगा? sp2 संकरण होगा, और sp2 संकरण में क्या है? इलेक्ट्रॉन तो वही उत्तेजित अवस्था में कहाँ चला गया? इसमें चला गया 2s से। इसमें सामान्य अवस्था नहीं बनाई है जो पहले वाली स्लाइड में दिखाई थी आपको। संकरित अवस्था में क्या हो रहा है कि केवल एक p को छोड़ करके बाकी दो p कक्षक और एक s कक्षक मिलकर के 3 संकरित कक्षक बनाते हैं, और तीनों का नाम क्या है? sp2। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, एक s और ये p कक्षक हैं, 2 p कक्षक मिलकर के sp2 3 बनाएंगे। वो तीनों इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। आपके दिमाग में अब ये जो मॉडल है फिक्स हो जाना चाहिए। इस प्रकार से 120 डिग्री कोण पर ये व्यवस्थित होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जो आपने अभी देखा ये एक ही तल में है, ठीक है, इस प्रकार से एक ही तल में। ये पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र जो ये इसमें दिखाया है, इस प्रकार से आपको समपार्श्व अतिव्यापन से बना है। नेक्स्ट स्लाइड। ये कलरफुल और देख सकते हैं आप, ये हरे वाले जो हैं वो क्या है? संकरित कक्षक है, और जो नीला है वो असंकरित p कक्षक है जो समपार्श्व अतिव्यापन में भाग लेगा। नेक्स्ट। ऐसे भी दर्शा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से, अगर आपको दर्शाने को कहा जाए तो इस प्रकार से 2 बंध हैं, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन, इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये फिर वही sp2 संकरण को दर्शाया है। अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं, दिखा सकते हैं। आपने बार बार देख लिया इसको, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट।
ये sp संकरण है जो जैसलमेर से भी क्वेरी है, आप ध्यान से देखिएगा। कार्बन का उत्तेजित अवस्था में विन्यास ये है, 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला गया है। अब इसमें से sp संकरण दो कक्षक भाग ले रहे हैं, एक s और एक p मिलकर के दो संकरित कक्षक बना रहे हैं और p के दो कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये एक दूसरे के लंबवत हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो एक s और दो p कक्षक मिलकर के, एक s और एक p मिलकर के दो sp संकरित कक्षक बनाएंगे और संकरित कक्षक इस प्रकार से आपस में एक दूसरे को जोड़ लेते हैं। ये संकरित कक्षक है जो इसमें दिख रहा है आपको चित्र में, 180 डिग्री का कोण आप देख रहे हैं, एक ही तल में है। ये जो sp संकरण देखना चाह रहे थे वो ये देख लें कि ये sp संकरित एक कक्षक है। दूसरा जो sp संकरित कक्षक है वो इधर होगा ऐसे, और वो क्या करेगा, इसके साथ में सिग्मा बंध बनाएगा, लेकिन इसके साथ में एक p कक्षक इस प्रकार से बचा हुआ रहेगा और एक p कक्षक इस प्रकार से, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर होंगे। ये असंकृत p कक्षक जो हैं दो बचे हुए, वो क्या करेंगे, समपार्श्व अतिव्यापन करके पाई बंध बनाएंगे, और जो समाक्ष अतिव्यापन हो रहा है उससे क्या बन रहा है, सिग्मा बंध बन रहा है। और ये अगर आप देखें तो बंध बनने के बाद की स्थिति कि हाइड्रोजन के साथ में संकरित कक्षक ने क्या किया है, sp संकरित कक्षक ने बंध बना लिया, सिग्मा बंध बना है, ऐसा इधर हुआ है। और जो पाई बंध है वो कैसे होगा, पाई बंध इस प्रकार से, एक ये p कक्षक है, दूसरा p कक्षक भी दूसरे कार्बन पे इधर होगा, उसके साथ में समपार्श्व अतिव्यापन करेगा और ऐसे इधर करेगा। तो आप देखेंगे कि जो sp संकरण होता है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का एक आवरण बन जाता है सिग्मा बंध के ऊपर। ये देखिए इस प्रकार से, क्योंकि ये दोनों कक्षक एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर हैं, तो दोनों तरफ से जब दोनों दिशाओं में इस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन बन गया है तो एक बेलनाकार आवरण बन जाता है, इसलिए इसको लिखते हैं बेलनाकार पाई इलेक्ट्रॉन आव्र। पूरा एक उसने कवर कर लिया है, उसको ढक लिया है, बेलनाकार आवरण बन गया है। नेक्स्ट स्लाइड। ये सवाल आपने जल्दी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करिए जरा। कितने सिग्मा और कितने पाई बंध हैं, जल्दी बताइए। कुल बंध कितने हैं, मैं पूछूं वो बताएगा। कुल बंध कितने हैं इसमें, एक मिनट, हाँ बताइए। हाँ, कुल बंध 7 है, बैठिए। सिग्मा बंध कितने हैं इसमें, हाँ बताओ, आप ही से जो पीछे। हाँ, सिग्मा बंध 8 हैं, 7। पाई बंध कितने हैं, कोई भी इसमें समपार्श्व अतिव्यापन नहीं हो रहा है, इसलिए पाई बंध इसमें 0 है। दूसरा उदाहरण जो है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसमें कुल बंध कितने हैं, इसमें कुल बंध 8 हैं। सिग्मा बंध कितने हैं, और पाई बंध, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा। जब द्विबंध है तो एक सिग्मा और एक पाई बंध। बैठिए। अब देखिए रिवीजन शीट देख लीजिए आप। sp3 संकरण में चतुष्फल की आकृति होती है, sp2 संकरण में समतल त्रिकोणीय और sp में रेखीय। कार्बन कार्बन बंध एकल है sp3 संकरण में, sp2 संकरण में द्विबंध है और sp संकरण में त्रिबंध है। सिग्मा बंध कुल कितने हैं, sp3 संकरण है तो कुल सिग्मा बंध 4 होंगे, sp2 है तो 2 होंगे, 3 होंगे, और sp है तो 2 होंगे। पाई बंध कितने होंगे, 0 इसमें, sp2 में 1 और sp3 में 2। s लक्षण कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संकरण अपन ने पढ़ लिया, प्रक्रिया समझ में आ गई, संकरित कक्षक समझ में आ गया, संकरण क्या होता है ये समझ में आ गया, लेकिन संकरण का प्रभाव क्या है वो आपको समझना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। sp3 में s लक्षण कितना है, 25%। बाकी लक्षण कितने किसके हैं, 75% p कक्षक के लक्षण हैं। sp2 में 33.33% s लक्षण है और sp में 50%। अब एक आपने भेदन क्षमता शब्द सुना है आपने, क्या मतलब है भेदन क्षमता, कोई बताएगा।
पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता। हिंदी का नाम बड़ा स्पष्ट है, भेदन क्षमता मतलब भेदने की क्षमता। भेदना किसको है? ये कक्षक जो है कहाँ, नाभिक के बाहर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही है ना कक्षक का मतलब। तो कक्षक नाभिक को भेदने का प्रयास करता है। भेदने का मतलब, क्योंकि आकर्षण बल होता है, नाभिक पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, नाभिक के समीप जाने की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन्स की, होगी ना, क्योंकि ऋणावेश है इलेक्ट्रॉन्स पे। ऐसी अवस्था में वो कक्षक जो नजदीक होगा नाभिक के, उसके नाभिक के समीप जाने की प्रवृत्ति भी ज्यादा होगी। या दूसरे शब्दों में, नाभिक के समीप कौन रहेगा? वही रह सकता है जिसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक हो। तो भेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? चारों प्रकार के कक्षकों में सबसे ज्यादा एस की, उससे कम पी की, उससे कम डी की और उससे कम, सबसे कम एफ कक्षकों की भेदन क्षमता होती है, नाभिक से दूर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। संकरण के प्रभाव, ये देखो कुछ लाइनें आपको पढ़नी है, बहुत स्पष्ट हैं, आपको समझ में भी आएगा और ध्यान भी आपको रखना है, क्योंकि इसमें से जब प्रैक्टिस शीट देंगे, क्वेश्चंस देंगे हम नेक्स्ट वीक में आपको, उस क्वेश्चंस को 20 क्वेश्चन यहाँ देंगे, उन 20 क्वेश्चंस को सरल करेंगे, तब आपको इन एक एक लाइन का उसमें समावेश होगा, हर प्रश्न में इसका समावेश करते हुए प्रश्न बनाएंगे। तो आप ध्यान से पढ़िएगा कि संकरण के कारण होता क्या है। कार्बनिक यौगिकों की बंध लंबाई और बंध सामर्थ्य प्रभावित होते हैं। बंध लंबाई भी प्रभावित होती है और बंध सामर्थ्य भी प्रभावित होता है। बंध सामर्थ्य का मतलब बंध की मजबूती, मजबूत बंध है या नहीं है ये संकरण से पता लगेगा, और बंध लंबाई भी पता लगेगा। बंध लंबाई यदि अधिक है तो बंध कमजोर होगा, बंध लंबाई यदि कम है तो बंध मजबूत होगा। जब संकृत कक्षक में एस लक्षण अधिक होता है तो वह नाभिक के समीप होता है तथा प्रबल एवं छोटा यानी बंध कम लंबाई का बनता है। अगर किसी संकृत कक्षक में एस लक्षण अधिक है, किसमें एस लक्षण अधिक है? एसपी में। तो जब एसपी में अधिक है तो वह नाभिक के ज्यादा समीप होता है और उसका जो बंध बनता है वो प्रबल होता है और छोटा भी होता है, बंध लंबाई भी उसकी कम होती है। छोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, उसमें अतिव्यापन ज्यादा होता है, अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो क्या करेगा? प्रबल बंध बनाएगा। दूसरी बात, एसपी संकृत कक्षक जिसमें एस लक्षण सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक प्रबल और कम बंध लंबाई वाला बंध बनाते हैं। तो आपसे पूछा जाए तो एसपी संकृत कक्षक जो होता है वो जो बंध बनाएगा वो सर्वाधिक प्रबल होगा, उससे कम प्रबल sp2 वाला होगा और उससे कम sp3 होगा। तो sp2 संकृत कक्षकों से बने बंधों की सामर्थ्य और बंध लंबाई दोनों इन दोनों के बीच की होगी। बीच में है ना, बंध लंबाई भी इसके बीच की होगी, sp और sp3 के, और बंध सामर्थ्य भी बीच में होगा sp2 का। सबसे ज्यादा प्रबल बंध कौन बनाता है? sp संकृत कक्षक। सबसे कम प्रबल कौन बनाता है? क्योंकि उसमें एस लक्षण कम होता है। संकृत कक्षक कार्बन की विद्युत ऋणता को भी प्रभावित करता है। कार्बन की विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता क्या होती है? इस लाइन को तो पढ़ लेंगे, याद भी कर लेंगे, अच्छे से फिक्स हो जाएगी माइंड में, लेकिन विद्युत ऋणता क्या होती है ये पता नहीं होता है। किसी भी बंध के बंधित इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति, समझ गए आप? जो आपने बोला है परिभाषा बिल्कुल सही है, लेकिन आपको मैंने कहा था परिभाषा में आपको पूरे शब्दों का इस्तेमाल करना है। संकरण की परिभाषा जो मैंने बताई थी पूरी की पूरी याद होनी चाहिए आपको, तभी वो आप गलती नहीं करोगे। नहीं तो आप कहोगे दो परमाणु के कक्षक मिलकर के अपनी ऊर्जाओं का वितरण करके पुनर्वितरण करके बनाते हैं, आपने दो परमाणु लिखा वहीं काम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या परिभाषा है विद्युत ऋणता की, कि अगर किसी ए और बी के बीच में बंध है, ये बंधित इलेक्ट्रॉन्स है ए और बी के बीच में, दोनों ये क्या हैं? बंधित इलेक्ट्रॉन्स है। समझ गए इतनी बात? अब इन बंधित इलेक्ट्रॉन्स को हो सकता है कि बी की आकर्षित करने की प्रवृत्ति ज्यादा हो, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव, झुकाव जो है वो इस तरफ ज्यादा हो। किस तरफ? बी के। तो बी को हम कहेंगे ज्यादा विद्युत ऋणी है ए की तुलना में। EN का मतलब विद्युत ऋणता, ठीक है। विद्युत ऋणता जो है, नेक्स्ट स्लाइड दिखा दें। ये देखिए बंध लंबाई जो है वो sp की बंध लंबाई सबसे कम है, sp2 की बंध लंबाई ज्यादा है उससे, और sp3 की बंध लंबाई सबसे
ज़्यादा है। तो बंध लंबाई ज़्यादा होने का बंध सामर्थ्य कम हो गई। ऊर्जा के संबंध में आप देखें तो SPS जो बंध होता है बनता है उसकी बंध ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ S लक्षण ज़्यादा होगा वहाँ बंध ऊर्जा अधिक होगी। तो ये संकरण के जो प्रभाव हैं वो आपको पता रखने हैं, याद रखने हैं। इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप जल्दी से। ये तो आपको मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपन क्रियात्मक समूह पर। किसी भी कार्बनिक यौगिक में वह समूह या परमाणु जो उसके गुणों को निर्धारित करता है या गुण उसके कारण ही उसके अंदर होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। स्पेशली जो रासायनिक गुण होते हैं वो उस क्रियात्मक समूह के कारण होते हैं। जैसे ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? OH, हाइड्रोक्सिल समूह है। इस मिथेनॉल के जो गुण हैं वो मेथेनॉल के गुण किसके कारण से हैं? हाइड्रोक्सी समूह के कारण से हैं। इस हाइड्रोक्सी समूह के कारण से। ये कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह है। इसके जो गुण हैं वो किसके कारण से हैं? कार्बोक्सिलिक समूह के कारण से हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप इसके स्थान पर प्रोपेनोइक अम्ल लिखते हैं तो उसके गुण भी इस क्रियात्मक समूह के कारण से होंगे। तो ये क्रियात्मक समूह आप जानते हैं। क्रियात्मक समूह वो समूह है जो गुणों को निर्धारित करता है किसी भी यौगिक के, तो उसको अपन कहते हैं क्रियात्मक समूह। नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उनकी एक लिस्ट है, आपको सबको ये पता है। सल्फोनिक एसिड SO3H, एस्टर है, साइनाइड है, क्लोराइड, हैलाइड, जितने भी हैं ये सारे क्रियात्मक समूह हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, जब जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब तक बिल्कुल क्लियर करेंगे आपको सारी बातें। अभी इसको विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता यहाँ नहीं। केवल ये परिभाषा आप ध्यान रखिएगा कि वह परमाणु या समूह जो किसी यौगिक के गुणों को, विशेष तौर पर रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। इसके बाद आता है सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। बंद करो इसको। ये क्या है? अभी तो पढ़ा आपने, एथेन। ये क्या है? ये क्या होगा? इसका अगला सदस्य। कितना अंतर है दोनों के बीच में? और फिर अगला सदस्य कौन होगा? फिर अंतर कितने का है? अणुभार के आधार पर देखा जाए तो कितना अंतर हुआ? क्योंकि CH2 का अणुभार 14। अब जैसे अल्कोहल है, इसका जो अगला सजात है, जो अगला सदस्य इस श्रेणी का, वो कौन होगा? वही अंतर CH2 का है। अब जो तीसरा सदस्य है वो कौन होगा? वही अंतर CH2 का। अणुभार में अंतर 14 का। क्या दो सजातीय श्रेणी के सदस्य समावयव हो सकते हैं? बताओ, एक सजातीय श्रेणी के दो सदस्य समावयव हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, बताओ कोई उदाहरण दीजिए आप। किसी सजातीय श्रेणी के दो सदस्य समावयव हो सकते हैं क्या? मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा आप। सजातीय श्रेणी आपने पढ़ ली, बहुत साधारण सी बात है कि CH2 का अंतर होता है, एक सदस्य, पहला सदस्य, फिर दूसरा सदस्य, तीसरा, क्रमागत सदस्य हैं ये, एक ही क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं आप। ऐसा हर एक में होगा, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, सभी में CH2 अगर बढ़ाते जाएंगे तो वो अगला सदस्य होगा। क्या वो समावयव हो सकते हैं? हो सकते हैं। समावयव क्या होते हैं उसकी परिभाषा पे जाना पड़ेगा आपको। समावयव क्या होता है?
ये आप विज्ञान की दृष्टि से परिभाषा नहीं बोल रहे हो। किसी यौगिक के का अणुसूत्र यदि समान हो, C3H8 सॉरी प्रोपेन ले लें आप, अगर इसके एक से ज्यादा संरचनाएं संभव हो, है क्या इसकी संभव? है क्या? नहीं है ना। लेकिन C4H10 ब्यूटेन है, इस ब्यूटेन के क्या हो सकते हैं? समावयव हो सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इसका अणुसूत्र देखिए कितना है, और इसका देख लीजिए कितना है। यही है क्या सेम? तो अणुसूत्र समान होने की कंडीशन है ना, शर्त है ना कि अणुसूत्र समान होना चाहिए, संरचना सूत्र भिन्न हो सकता है, तो वो क्या कहलाएंगे? समावयव कहलाएंगे। तो ये तो समावयव तो संभव, क्या इसमें ये अणुसूत्र समान हुआ क्या दोनों का? नहीं हुआ ना, अंतर आ गया कितने का? CH2 का। इसलिए ये समावयवता नहीं दर्शाएंगे। किसी भी सजातीय श्रेणी के सदस्य समावयवता नहीं दर्शाते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। समझ गए आप? अणुसूत्र समान होना चाहिए, समावयवता की ये शर्त है। इसके बाद मैं आपको रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि वो आप 11वीं में पढ़ चुके हैं। यहाँ उनका पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसको विस्तार से कब पढ़ेंगे? जब एक एक चैप्टर को अपन पढ़ेंगे, तब उनके साथ ज़्यादा पढ़ेंगे। अभी केवल एक सामान्य जानकारी के तौर पर आपको रिवीजन कराने के उद्देश्य से बता रहा हूं। रासायनिक क्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। पहला प्रतिस्थापन, दूसरा योगात्मक, और तीसरा विलोपन, और चौथा याद आ रहा है? पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट, क्या कहते हैं इसको? 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं: प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन और पुनर्विन्यास। इन कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं को 4 भागों में बांट सकते हैं अपन। प्रतिस्थापन का अर्थ समझ में आता है आपको? कि जैसे आपकी इस रो में आगे वाली लाइन में 4 बच्चे बैठे हैं, एक को पीछे भेज दें और उसकी जगह किसी को पीछे से आगे भेज दें, तो क्या हुआ? ये प्रतिस्थापन हुआ। इस स्थान पे कोई दूसरा बैठ गया है। तो ऐसे ही जैसे ये मीथेन है, ये क्या है? कोई हैलोजन है, इसके साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। चारों में से एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह X लगा दें, तो ये क्या हो गया? प्रतिस्थापी उत्पाद हो गया, क्योंकि एक H के स्थान पर X आ गया है, इसलिए क्या बन गया है? एल्किल हैलाइड बन गया। ये अभिक्रिया कौन सी हुई? प्रतिस्थापन। किसमें होती है? अभी किसमें बताया उदाहरण आपको? केवल एल्केन में। एल्केन का हैलोजनीकरण किसका उदाहरण है? इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कोई एल्किल हैलाइड है और इसकी जलीय KOH से क्रिया करा दें आप, किससे करा दें? जलीय KOH से, ठीक है? तो यहां हो जाएगा ये CH3OH, X के स्थान पर OH हो गया है, तो ये क्या हुआ? प्रतिस्थापन हुआ। तो प्रतिस्थापन में समझ गए आप, किसी परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु समूह जुड़ जाए तो उसको हम प्रतिस्थापन कहते हैं।
दूसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं। योग कहाँ होता है? जहां असंतृप्तता हो। असंतृप्तता किसमें होती है? एल्कीन और एल्काइन में। जैसे ये एक एल्कीन है, इसका हाइड्रोजनीकरण करा रहे हैं आप। उत्प्रेरक मान लीजिए आपने ले लिया निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम, तो इस पर क्या होगा, ये पाई बंध टूटेगा, 2 सिग्मा बंध बनेंगे, H यहां जुड़ गया और H यहां जुड़ गया। ये एक सिग्मा बंध है, ये पाई बंध है, ये 2 सिग्मा बंध बन गए। तो एक पाई बंध के टूटने पर 2 सिग्मा बंध बने और क्या हुआ, योग हो गया, हाइड्रोजन का योग हुआ इस पर। एक हाइड्रोजन का परमाणु इस कार्बन पे जुड़ा और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु इस पर जुड़ा, तो योग हुआ। ये कब हुआ योग? जब असंतृप्त यौगिक की अभिक्रिया करवाई। तो योग कहाँ होगा? हमेशा जहां असंतृप्तता होगी। और उदाहरण ले लें आप, जैसे ये एसिटिलीन है, ठीक है, त्रिबंध है इसमें, इस पर भी क्या करें आप, H2O का योग करा दीजिए, जल का योग करा रहे हैं, इसको कहते हैं जल योजन अभिक्रिया। अपन एल्कीन एल्काइन विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर होगा सारा, लेकिन यहाँ आपको इसके उदाहरण के तौर पर देखना है कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। तो एक तरफ H का योग हो जाए, एक पाई बंध तोड़िए, एक तरफ तो H जोड़ दीजिए और एक तरफ OH जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये योगोत्पाद बनता है, एडिशन प्रोडक्ट बनता है। तो ये योग हुआ। योग कब हुआ? जब इधर असंतृप्तता हो और इस पर कोई चीज जुड़ रही हो। तो एक पाई बंध के टूटने से 2 सिग्मा बंध बनते हैं और अभिकर्मक का योग होता है। ऐसे ही आपने ये देखा, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? कार्बोनिल समूह कहते हैं इसको। एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। इस पर HCN का योग कराएं। योग कराने पर क्या होगा, ऑक्सीजन के पास में H जुड़ गया और कार्बन के पास में साइनोहाइड्रिन बन गया। तो ये जो योग हुआ है ये कहाँ हुआ है? जहां पाई बंध था। हाँ, ये OH और यहाँ पर Cn, तो ऑक्सीजन पाई बंध टूट गया ना यहाँ का, और यहाँ H जुड़ गया और यहाँ पे Cn जुड़ गया। तो योग क्या हो गया? आप योग क्या होता है समझ में आ गया? जब किसी भी यौगिक में पाई बंध के टूटने पर 2 सिग्मा बंध बनते हैं और योग होता है, 2 सिग्मा बंध बनेंगे तो कुछ न कुछ जुड़ेगा, तो वो क्या हुआ, योग हुआ। तो ये योगात्मक अभिक्रियाएं हैं। आपने देखा योगात्मक अभिक्रियाएं किसमें होती है? जब असंतृप्त यौगिक हो उनमें होती है। एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल यौगिक, इन सब में क्या होता है? योगात्मक अभिक्रियाएं होती है। विलोपन क्या होता है? विलोपन इसका उल्टा होता है कि जब 2 सिग्मा बंध टूट के और पाई बंध बने। जैसे ये अल्कोहल है, CH3CH2OH, अब इसमें विलोपन हो जाए और क्या होगा, यहां से H जाएगा और इससे OH जाता है। इस कार्बन से तो कौन हटा? एक H, और इससे कौन हटा? ये OH। इससे ये एक H हटा, तो क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड, क्या बन गया? एल्कीन बन गया ना। तो योगात्मक की बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया है, योगात्मक की बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया है। और यहां क्या हुआ? निर्जलीकरण हो गया। इसके लिए क्या ले सकते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। खैर अभी आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 सिग्मा बंध के टूटने से एक पाई बंध बन रहा है। योगात्मक की विपरीत अभिक्रियाएं हैं। ये कौन सी अभिक्रियाएं हुई? विलोपन अभिक्रिया। पुनर्विन्यास का क्या मतलब है? किसी भी यौगिक में जैसे ये यौगिक है, ठीक है, इस यौगिक में न तो कुछ जुड़े न कुछ घटे, केवल स्थान परिवर्तन हो जाए, कोई परमाणु या परमाणु समूह। तो जैसे ये OH है, ये तो आ जाए इसकी पैरा पोजीशन पर, पैरा स्थिति पर, और यहाँ पे जो H है वो कहाँ आ जाए? इसके पास में। तो ये क्या हो जाएगा?
पुनर्विन्यास हुआ ना ये, न तो कोई चीज जुड़ी है न घटी है, न योग हुआ ना विलोपन हुआ ना प्रतिस्थापन हुआ, केवल आपस में ही परमाणु और परमाणु समूह ने अपने स्थान परिवर्तित कर लिए। इसको क्या कहते हैं? पुनर्विन्यास। तो अभिक्रियाएं 4 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन और पुनर्विन्यास। ठीक है, अभी आपको इतनी जानकारी काफी है। अब आता है, अगर आप कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिक्रिया, अच्छा अभिक्रिया की परिभाषा बता सकते हैं, क्या होती है अभिक्रिया? अगर आपसे पूछा जाए कि अभिक्रिया की परिभाषा बताइए तो क्या बताएंगे आप? कौन बताएगा? बोलिए। ये तो खैर होता ही है, लेकिन इसमें एक्चुअल में होता क्या है, वास्तव में क्या होता है अभिक्रिया में? हाँ, पुराने बंध टूटना और नए बंधों का बनना रासायनिक अभिक्रिया है। तो जो बंध होता है, जैसे ए और बी के बीच में बंध है, ये बंध टूटेगा। मान लीजिए इसकी रिएक्शन सी से करा दी आपने, तो ए अलग हो गया और बी और सी के बीच में बंध बन गया। तो ये तो पुराना बंध ये टूट गया, नया बंध बी और सी के बीच में बन गया। तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन बंध जो टूटता है वो 2 प्रकार से टूट सकता है। बंध का जो विखंडन है, विखंडन मतलब समझते हैं, टूटना बंध का, 2 प्रकार से संभव है। एक तो है समांश विखंडन और दूसरा है विसमांश विखंडन। बंध का समांश विखंडन और बंध का विसमांश विखंडन। समांश विखंडन का मतलब बहुत स्पष्ट है, हिंदी का ये जो शब्द है वो बड़ा अपने आप में स्पष्ट करता है इस बात को कि इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिएगा, इस तरीके से दिखाना होता है, हाफ हेडेड एरो, अर्ध तीर का निशान। ये तीर का पूरा निशान नहीं बनाया है, यानी कि इस साइड में भी मैंने ये नहीं लगाया है, केवल आधा तीर बनाया, ऐसे आधा तीर उधर बनाया है। तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स का समान रूप से वितरण हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला गया और एक बी के पास चला गया। तो ए के पास में ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और बी के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये कौन सा विखंडन हुआ? समांश विखंडन हुआ। अब इसकी विपरीत परिस्थिति क्या हो सकती है कि जब बंध टूटे और बंध टूटने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर अधिकार कोई एक कर ले, इनमें से मान लीजिए बी कर लेता है, बंध टूटा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, ये देखिए पूरा एरो बनाया, तीर का पूरा निशान बनाया है। तो ये जो है, ये क्या हुआ, बी ने, ए के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और बी के पास में दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इसके पास चले गए तो इस पर ऋणावेश आ गया और इस पर कमी है इलेक्ट्रॉन की, इस पर धनावेश आ गया। सवाल है? तो विसमांश विखंडन जो है उसमें क्या बने हैं? क्या बने? आयन बने हैं। विसमांश विखंडन से आयन बनते हैं और इसमें क्या बनते हैं? मुक्त मूलक। समांश विखंडन से मुक्त मूलक बनते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन जो बंध का टूट करके दोनों में समान रूप से वितरित होता है। और विसमांश विखंडन में इसका उल्टा भी हो सकता है कि ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा और बी के पास में धन आवेश हो जाएगा। ये दोनों स्थिति संभव है। ठीक है, तो बंध विखंडन के 2 प्रकार हैं, समांश विखंडन और विसमांश विखंडन। जब जब आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और आगे एल्किल हैलाइड, एल्कोहल सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, तब आपको ये उनमें क्रियाविधि जब लिखेंगे तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का टूटना बताना, बंध का टूटना बताना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से किसके पास जा रहे हैं और आगे क्रिया में वो कैसे भाग ले रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपको सामान्य जानकारी इतनी होनी चाहिए कि बंध विखंडन के 2 प्रकार हैं, समांश और विसमांश। समांश विखंडन से मुक्त मूलक बनते हैं और विसमांश विखंडन से आयन बनते हैं। एक आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, क्या होते हैं ये अभिकर्मकों के प्रकार हैं। यानी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, अभिकर्मक 2 प्रकार के हैं।
इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। चलो एक उदाहरण बता दें आप इलेक्ट्रॉन स्नेही का। इलेक्ट्रॉन स्नेही का एक उदाहरण बता दीजिए। नहीं है? नाभिक स्नेही का बता दें। नहीं आता किसी को? आता? हाँ बोले। ए CH3 माइनस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अभी क्लियर करते हैं आपको, देखो एक मिनट। इससे पहले एक परिभाषा और समझ लें आप। लुईस अम्ल और लुईस क्षार जानते हैं आप? क्या होते हैं लुईस अम्ल? जिसको आता है वो बताए भाई। एक जना बताया जिसको आता है। आपने बोला ना आता है, बताओ। पढ़ना अलग चीज है और उसको दिमाग में समझ के याद रखना अलग चीज है। देखो मैं पहले इस पे बाद में पहुंचूंगा, पहले ये बताना चाह रहा हूं आपको। हाँ बोले। बिल्कुल गलत, बैठ जाओ। गलत इसलिए है कि मैं आपको यही क्लियर करना चाह रहा हूं कि आप हमेशा के लिए ध्यान कैसे रख पाएंगे। ये लुईस अम्ल को इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, ये लुईस बेस, ओके, ऐसे लिखेंगे ना। इतना तो आप समझ सकते हैं, याद है आपको। लुईस अम्ल और लुईस क्षार वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, या जब दान करेंगे तो कोई ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए। कोई भिखारी को देगा पैसा तो भिखारी देने वाला तो है, लेकिन लेने वाला नहीं तो कौन लेगा? तो लुईस अम्ल और जो लुईस क्षार है उसमें एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर दाता होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर ग्राही होगा। इंग्लिश में जो ग्राही होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टर कहते हैं ना। ये लिख दो यहाँ पे, एक्सेप्टर। ये आ रहा ना दोनों में। अब तुम्हारी परिभाषा ठीक हो गई। हमेशा ध्यान रखना कि लुईस अम्ल वो होगा जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा, ग्राही होगा। एक्सेप्टर जो होता है इंग्लिश में वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। तो लुईस अम्ल हमेशा वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे। ए से ए ध्यान रखेगा। इसका उल्टा अपने आप हो गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर दाता जो होगा, डोनर, इलेक्ट्रॉन युग्म का दाता जो है वो क्या हो गया? वो होगा लुईस क्षार। तो लुईस अम्ल की परिभाषा आप कोई गलत नहीं बताएगा ना। इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला ग्राही जो होगा वो लुईस अम्ल होगा। इलेक्ट्रॉन युग्म को देने वाला यानी दाता जो होगा वो क्या होगा? लुईस क्षार होगा। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन को स्नेह कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। उसको जो स्नेह करेगा वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, उस पर कैसा आवेश होगा? प्लस होगा। ठीक है, तो आप इस शब्द को थोड़ा सा एक सेकंड को विचार करेंगे तो आप खुद बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होगा जिसके पास में धनावेश होगा या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जिसके पास में कमी होगी, और जिसके पास में कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो वो लुईस अम्ल होगा या क्षार होगा? अम्ल होगा। तो लुईस अम्ल भी होगा। तो जितने भी लुईस अम्ल है वो सब क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे। और इसका उल्टा नाभिक स्नेही कौन होगा? जो नाभिक को चाहता है। नाभिक को कौन चाहेगा? धनावेश को कौन चाहेगा? जिस पर ऋण आवेश हो। तो ऋण आवेशित हो और इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो, और लुईस क्षार क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हो। ठीक है, अब इनके उदाहरण अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। जितने भी धन आवेशित हों, चाहे मेथिल ये कार्बोनियम आयन हो, चाहे क्लोरोनियम आयन हो, धन आवेश आते ही तो आप आराम से आंख बंद करके भी कह सकते हैं कि ये लुईस अम्ल होगा। जिस पर धन आवेश हो। जिस पर ऋण आवेश हो उसको आप क्या कहेंगे? नाभिक स्नेही कहेंगे।
जैसे X माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, किसी पर भी ऋणावेश है तो आप कह सकते हैं कि वो नाभिक नहीं होगा। और जिसके पास में इलेक्ट्रॉन अधिकता में हो वो कौन होते हैं, जैसे अमोनिया है, एक युग्म होता है ना इलेक्ट्रॉन युग्म, ऐसे ही जल का अणु है, अल्कोहल है, हाँ माइनस होता है, प्लस भी होता है कभी कभी, तो माइनस है तो ये लिख दिया मैंने, माइनस इसमें आ गया, ठीक है। क्लोरोनियम आयन भी होता है जिस पे धनावेश होता है। मतलब मैंने ये बताया आपको कि अगर धनावेश आ गया किसी पे तो वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। ऋण आवेश आ गया है तो वो कैसा होगा, नाभिक नहीं होगा। और दूसरी बात, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो, अधिकता किसके पास, जो दिख रही है साहब में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसके पास होते हैं वो सब क्या होंगे, नाभिक नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन दाता होंगे ना वो। और जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो क्या होंगे, लुईस अम्ल, क्योंकि इनके पास में कमी है, इनका अष्टक अपूर्ण होता है। इसमें बोरोन का अष्टक अपूर्ण है, एल्यूमिनियम का अष्टक अपूर्ण है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को चाहते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। तो ये सब क्या होंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और ये सब नाभिक्स नहीं होंगे। तो कुछ परिभाषाएं ऐसी होती है जो आपको पता होती है, आपने पढ़ी भी है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न होता है। तो वो कन्फ्यूज़न यानी आप बिल्कुल भ्रमित नहीं हो, इसलिए हमेशा इस परिभाषा को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लें और ध्यान से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही शब्द क्या कह रहा है आपको। इलेक्ट्रॉन स्नेही शब्द कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को चाहे। कौन चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि आपको एक मिनट में ध्यान आता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो कोई भी धन आवेश जिस पे होगा वो चाहेगा। और इसका उल्टा नाभिक नहीं मतलब जो नाभिक को चाहे, नाभिक पर धनावेश होता है उसको चाहने वाला कौन होगा, जिसके पास में ऋणावेश हो। तो बहुत स्पष्ट परिभाषाएं हैं। लुईस अम्ल और लुईस क्षार में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे आपको। कई को पता होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दाता है, एक लेने वाला है, तो अक्सर गलती हो जाती है आपसे। क्यों गलती होती है, क्योंकि हमने सही तरीके से उसको नहीं पढ़ा है। अब लुईस अम्ल आपको हमेशा ध्यान रखना है, लुईस अम्ल वो होंगे जो दोनों हाथ फैला के बैठे रहते हैं, आने दो, ठीक है। एक्सेप्टर, ग्राही कौन होगा, लुईस क्षार, ठीक है। तो ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। तो ये अभिकर्मकों के दो प्रकार हैं, इनके उदाहरण आप और देख लीजिएगा, खूब सारे उदाहरण हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। मेरे को यहाँ पे बहुत आपको रिवीजन कराना है, इसलिए मैं इसको जल्दी में बता रहा हूँ। इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रियाविधि का एक टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। ये जो चीज़ें भी बताई है, 3-4 चीज़ें आपको संक्षेप में, और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और इनके आधार पर ही अभिक्रियाओं की क्रियाविधि निर्धारित होती है। हर अभिक्रिया की कोई न कोई क्रियाविधि होगी। ऐसा नहीं कि अभिक्रिया, अब जैसे मीथेन है उसमें आपने हैलोजनीकरण कराया, प्रतिस्थापन हो गया, ठीक है ना। अब आप सोचो कि इसमें और दूसरी अभिक्रियाएं क्यों नहीं हो सकती। तो हर अभिक्रिया की एक क्रियाविधि होती है, निश्चित क्रियाविधि होती है, विशिष्टता होती है उस क्रिया की, वही उस क्रियाविधि से अभिक्रिया होगी। हर कोई अभिक्रिया, या आप चाहो कि मुक्त मूलक क्रियाविधि हर जगह अप्लाई कर दो तो वो नहीं हो सकता, या इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रियाविधि आप लगा दो, वो नहीं लग सकती। तो इसलिए अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के लिए सारे प्रभाव महत्वपूर्ण हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में एक आता है प्रेरणिक प्रभाव। ये क्या होता है, तो आपने बताया इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, ऐसा ही बताया ना आपने, लेकिन ये समझाने के लिए थोड़ी इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट भी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको प्लस आई और माइनस आई लिखा जाता है। आई आता है ना इसमें, तो ये दो प्रकार का होता है, प्लस आई और माइनस आई। एक चीज और आप इसके साथ में हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये स्थायी प्रभाव है। कैसा प्रभाव है, स्थायी प्रभाव। स्थायी प्रभाव का मतलब है कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के दौरान होंगे। अभिक्रिया कब कराते हैं, मान लीजिए आपने प्रयोगशाला में कोई क्रिया करानी है, आपने अभिकर्मक ए ले लिया, क्रियाकारक ए ले लिया, क्रियाकारक बी ले लिया, उसके लिए जो आवश्यक अभिकर्मक है वो ले लिया, और उसके बाद में आपने उसका अभिक्रिया को करवाया, तो सी और डी बने मान लीजिए। तो उस अभिक्रिया के दौरान कुछ प्रभाव होंगे यौगिक में, एक दूसरे जब यौगिक आएंगे एक दूसरे से मिलेंगे तो उसका प्रभाव होगा। लेकिन जब वो नहीं है तब स्थायी प्रभाव क्या है, तो वो क्या हुआ, किसी भी यौगिक का, किसी भी कार्बनिक यौगिक का एक अपने आप का गुण होगा, वो गुण होता है प्रेरणिक प्रभाव। जैसे मान लीजिए ये X, इसको मतलब हैलोजन ही मत समझ लेना,
कोई भी समूह अगर आपने कार्बनिक श्रृंखला में लगा दिया है तो हो सकता है कि ये बंध के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर आकर्षित करें। ठीक है, बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करें। तो ये आकर्षण जो है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ सर्वाधिक होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा, और यहाँ उससे कम हो जाएगा, और यहाँ सबसे कम हो जाएगा। लेकिन बंध के इलेक्ट्रॉन्स का समूह की ओर क्या होगा, आकर्षण होगा। बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे समूह की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, -I प्रभाव कहते हैं। और ऐसा कब होगा, जब इसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होगी। समूह की विद्युत ऋणता यदि हाइड्रोजन से अधिक है तो ये क्या दिखाएगा, -I प्रभाव दिखाएगा। और इसका उल्टा अगर होता है, मान लीजिए कोई समूह आपने Y लगा दिया है इस श्रृंखला में, और ये क्या करता है, अपनी ओर से इलेक्ट्रॉन्स को धकेलता है, किस तरफ, कार्बन की तरफ। तो ये कैसा प्रभाव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ बढ़ रहा है, इस कार्बन पर। आपने जब कार्बन पर धनावेश आता है तो उसको अपन कार्बोनियम आयन कहते हैं ना। इस कार्बन पे 4 बंध बनने चाहिए, ठीक है। एक बंध टूट गया है और दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया है, मान लीजिए ये X जुड़ा हुआ था यहाँ पर, ये कौन सा है, तृतीयक एल्किल हैलाइड है, तृतीयक एल्किल। इसके इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का विषमांश विखंडन होकर X माइनस चला गया और विषमांश विखंडन हुआ तो इस पर कैसा आवेश आ गया, धन आवेश। अब ये कार्बोनियम आयन बन गया है। इस पर प्रेरणिक प्रभाव देखें आप तो जो मैथिल समूह होता है, एल्किल समूह, इसका देखो कार्बोनियम आयन ये बना कैसे, -I+I देखना आपको। ये कार्बन श्रृंखला है, ठीक है। इस पर कोई एक समूह जुड़ा हुआ X और इस पर जुड़ा हुआ है Y। ये इस समूह की प्रवृत्ति होती है, इस समूह की प्रवृत्ति होती है कि ये समूह इन बंधित इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। क्या कर रहा, जुड़ा हुआ तो रहेगा ये X, ऐसा नहीं कि खींच के अलग हो गया, खींच लिया, बहुत जोर लगाया, अलग हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये जुड़ा हुआ रहेगा उससे, लेकिन बंधित इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर झुकाए रखता है। तो ऐसा प्रभाव क्या होता है, -I। प्रेरणिक प्रभाव है ये। प्रेरणिक शब्द से समझ में आता है, प्रेरण जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, कि इसका जो प्रभाव है, इसका जो प्रेरण है वो इसकी खुद की तरफ है। और इसके विपरीत जब अगर होता है कि ये समूह अपनी ओर से इलेक्ट्रॉन धकेलता है तो उसको कहते हैं +I प्रभाव। तो क्या होगा, जैसे ये मैं उदाहरण दे रहा था कि इसमें ये धनावेश है, ये कार्बोनियम आयन है। कौन सा कार्बोनियम आयन है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है, ये तृतीयक कार्बोनियम आयन है। मैंने आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक लास्ट टाइम बताए थे। ये तृतीयक कार्बोनियम आयन है और इस पर 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, और मैथिल समूह का हमेशा याद रखिएगा +I प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव, तो इन तीनों के +I प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, उस कार्बन के पास जा रहे हैं जिसके पास क्या है, कमी है। धनावेश का मतलब कमी है ना इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस कार्बन के पास में धनावेश होने का मतलब है कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जो कमी की पूर्ति करने के लिए 3 पड़ोसी बैठे हैं, उस कमी की पूर्ति करने के लिए 3 पड़ोसी बैठे हैं, ऐसे पड़ोसी जो कहते हैं चिंता नहीं करो, हम बैठे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो कम हो गए हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नेचर क्या है, हम हमेशा देते हैं। तो +I प्रभाव के कारण इसकी जो ऋणावेश, जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी आई उसकी पूर्ति हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्थायित्व बढ़ गया। अब इसको चिंता नहीं है कि मेरे जब इतने स्ट्रॉन्ग पड़ोसी हैं, इतने सहयोगी पड़ोसी हैं, तो मेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है, ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेते। लेकिन अगर ऐसा हो ठीक है, ये द्वितीयक कार्बोनियम आयन हो गया 2 डिग्री। इसमें कितने आए, 2 का +I प्रभाव है।
ये प्लस आई प्रभाव है और ये भी प्लस आई। इसकी तुलना में कौन ज़्यादा निश्चिंत रहेगा? आपको देख लो, कोई क्वेश्चन आ रहा होगा। हाँ जी, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्थायी है? 3 डिग्री वाला, क्योंकि उसके 3 मजबूत पड़ोसी हैं और इसके केवल 2 मजबूत पड़ोसी। और अगर एक ही होता तो इसका स्थायित्व और भी कम होता। इसका मतलब क्या है कि ये सबसे ज़्यादा स्थायी, ये उससे कम स्थायी और ये सबसे कम स्थायी। तो इसलिए कहते हैं कि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन 2 डिग्री की तुलना में और 2 डिग्री 1 डिग्री की तुलना में अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ इसको समझाने के लिए आपको किसकी सहायता लेनी पड़ी? प्रेरणिक प्रभाव की सहायता लेनी पड़ी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रहेगा प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? स्थायी प्रभाव होता है। जब भी कोई यौगिक है तो उसमें ये स्थायी प्रभाव होगा। और दूसरी बात ये है कि समूह की अगर समूह की ओर है तो इसको माइनस आई प्रभाव कहते हैं, और समूह से विपरीत दिशा में तो इसको प्लस आई प्रभाव कहा जाता है। तो जितने भी हैलोजन हैं एल्किल हैलाइड्स में क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं? माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। और एल्किल समूह जितने भी हैं वो कैसा प्रभाव दर्शाते हैं? प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो गई। तो प्रेरणिक प्रभाव आपको उसके बारे में ये बहुत सामान्य जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। जब आप एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे उस चैप्टर में आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। और एल्कीन में भी एक उदाहरण आएगा कि जब आपको इसकी सहायता लेनी पड़ेगी कि उसमें वो जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रो HBr का योग कराते हैं ना अपन प्रोपीन पर, तो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग होता है ना, और एक मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग होता है। दोनों योग होते हैं ना, तो वो योग इस पर आधारित है, प्रेरणिक प्रभाव पर आधारित है। तो इन जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है इनका उपयोग अपने को बाद में करना है। तो ये आप आज ही घर पे जाके पढ़ेंगे, इनको नोट करेंगे कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। बहुत विस्तार से नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन जितनी आपको आवश्यक जानकारी है वो मैंने आपको दी है। दूसरा प्रभाव है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव मैंने बताया था स्थायी प्रभाव होता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ध्यान रखिएगा अस्थायी प्रभाव होता है। अस्थायी प्रभाव से मतलब है कि ये प्रभाव केवल क्रिया के समय होगा, क्रिया के समय होगा। इसको ऐसे समझिए, ये प्रोपीन है। पूछिए। हेलो। हाँ जी सर, एक सवाल पूछना चाहता हूँ बच्चा। हाँ पूछिए पूछिए। सर प्रेरणिक प्रभाव समझ में नहीं है सर। आवाज़ साफ नहीं है, वापस बोलिए, आवाज़ साफ नहीं है आपकी। प्रेरणिक प्रभाव से समझिए एक बार। प्रेरणिक प्रभाव समझाएं, ठीक है। ध्यान से समझिए अब जरा। क्रिया के समय जो प्रभाव होता है वो अस्थायी प्रभाव में आता है, लेकिन प्रेरणिक प्रभाव स्थायी प्रभाव है। इसमें क्या होता है कि कोई कार्बन श्रृंखला है, क्योंकि अपन कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, तो कार्बन श्रृंखला में यदि कोई समूह जुड़ा हुआ है और उस समूह का स्वभाव ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को, बंधित इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचे रखता है, अपनी ओर आकर्षित रखता है, तो उसको कहते हैं माइनस आई प्रभाव। तो इलेक्ट्रॉन्स का, बंधित इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने का जो प्रभाव है वो प्रेरणिक प्रभाव है। तो अगर समूह की तरफ ये होता है तो उसको कहते हैं माइनस आई प्रभाव, और ये अगर समूह के विपरीत होता है तो इसको कहते हैं प्लस आई प्रभाव। मैंने एक उदाहरण लिया था तृतीयक कार्बोनियम आयन का। तृतीयक कार्बोनियम आयन में ये तृतीयक कार्बोनियम आयन है जिसमें तृतीयक कार्बन पर धन आवेश है। 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं और इनका प्लस आई प्रभाव होता है, यानी कि ये तीनों क्या करते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स को, बंधित इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर से कार्बन की तरफ धकेलते हैं, उस कार्बन की तरफ जिस पर कैसा आवेश है, धन आवेश है। तो धन आवेशित कार्बन को यदि ऋण आवेश मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो उसका स्थायित्व बढ़ेगा। तो प्रेरणिक प्रभाव के कारण से इस तृतीयक कार्बोनियम आयन का स्थायित्व बढ़ता है। अगर इसके स्थान पर, 3 के स्थान पर यदि 2 ही मैथिल समूह जुड़े हुए हों तो उसका प्रभाव कम होगा, और उससे कम अगर एक ही जुड़ा हुआ तो और भी कम प्रभाव होगा, तो स्थायित्व में कमी आती जाएगी। तो मैंने प्रेरणिक प्रभाव का उपयोग दर्शाते हुए आपको बताया कि तृतीयक कार्बोनियम आयन द्वितीयक की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है और द्वितीयक प्राथमिक की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें मैथिल समूह का कैसा प्रभाव काम करता है, प्लस आई प्रभाव काम करता है। और अगर इसके विपरीत कोई अगर समूह है, जैसे CH3X है मान लीजिए, तो यहाँ ये माइनस आई प्रभाव होगा, ये बंधित इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आकर्षित होंगे, X की तरफ, तो ये X का माइनस आई प्रभाव कहलाएगा, X का माइनस आई प्रभाव कहलाएगा। समझ में आ गया पाली, समझ में आ गया आपको? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में। सर समझ में आ गया। चलो अच्छा, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो होता है वो कैसा प्रभाव है, अस्थायी प्रभाव है। और ये कब होगा, जब जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर ये सिग्मा बंध है, ये पाई है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या पाई बंध जो होते हैं, उसके बंधित इलेक्ट्रॉन्स ढीले बंधे हुए होते हैं। सिग्मा बंध क्योंकि समाक्ष अतिव्यापन से बनता है इसलिए प्रबल होता है, और संपार्श्वी अतिव्यापन से बनने वाला पाई बंध थोड़ा दुर्बल होता है। तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स ढीले होते हैं, इसलिए सबसे पहले यही क्रिया में भाग लेते हैं, या क्रिया में सबसे पहले इन्हीं पर आक्रमण होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो इसके पास चले जाएं दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्रिया के समय, इसलिए अस्थायी शब्द यूज किया है कि क्रिया के समय ही होगा, या ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएं। तो 2 स्थिति संभव है। अगर ये CH2 के पास जाते हैं तो इस CH2 पे ऋण आवेश आ जाएगा और इस कार्बन पर धन आवेश आ जाएगा, क्योंकि ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों कहाँ चले गए, CH2 के पास चले गए। इसका उल्टा अगर होता तो क्या होता, इस पर धन आवेश आता और इस पर ऋण आवेश आता। लेकिन इनमें से कौन सा सही है ये कौन बताएगा? दोनों में से एक ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है, जो मैंने तीर का निशान बनाया ना, ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है कि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स पर अधिकार कोई एक परमाणु, बंधित परमाणुओं में से कोई एक कर लेता है। या तो ये करेगा CH2, या इससे दूसरा बंधित कौन है C, ये कर लेगा। लेकिन इनमें से कौन करेगा, एक ही तो करेगा। या तो ये संभव है, ये संभव है, कौन सा संभव होगा इसमें, ये वाला या ये वाला? ऊपर वाला सही है। क्यों? पाई बंध तो दुर्बल तो यहाँ भी है ना, यही तो सरक रहा है इधर भी, ये सिग्मा नहीं सरक रहा है, ये पाई के जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो पाई के ही है, सिग्मा बंध तो है बना हुआ, ये रहा ना, सिग्मा बंध तो गया ही नहीं कहीं, ये तो है। हाँ बताएं बताएं। 2 डिग्री, दिस वन इज मोर स्टेबल। क्यों? ये बात, प्रेरणिक प्रभाव किसका? कैटायन तो बना ही नहीं अभी तक। यहाँ ये मैथिल समूह जो है इसका प्लस आई प्रभाव काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स किधर पुश करेगा, इस कार्बन की तरफ। तो जब इस पर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, तो ये कहाँ जाएंगे, उधर जाएंगे, इसलिए ये इधर जाएंगे, ये होगा। वापस समझिए, बैठिए। ये प्लस आई प्रभाव होता है मैथिल समूह का, अभी बताया ना प्रेरणिक प्रभाव में। तो प्रेरणिक प्रभाव के कारण, मैथिल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किधर धकेले जा रहे हैं, इस कार्बन की तरफ। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो दोनों चीज संभव नहीं है ना, दोनों पे ऋण आवेश, इधर से आने वाला इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन है और इधर से आने वाला भी इलेक्ट्रॉन है, तो किधर जाएंगे, इधर आने के बजाय वो CH2 की तरफ जाएंगे। तो ये नहीं होगा और ये होगा। तो प्रेरणिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव इस प्रकार से कार्य करेगा, यानी कि धनावेश इस पर होगा, ऋणावेश इस पर होगा।
तो ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो है ये अस्थायी प्रभाव है, क्रिया के समय होगा। और जो क्यों हो रहा है ये आपने समझा कि या तो ये इधर जा सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बंद के इलेक्ट्रॉन्स, या इधर जा सकते हैं पाई बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन्स। कि इधर उधर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये इसका मैथिल समूह का प्लस आई प्रभाव है जो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ धकेल रहा है। यदि इस पर कोई ऐसा समूह लगा दें आप जो इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचता है तो क्या होगा, फिर ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कैसे काम करेगा, विपरीत काम करेगा, ऐसा काम नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव में एक मूल अंतर ध्यान रखिएगा। प्रेरणिक प्रभाव स्थायी प्रभाव है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव अस्थायी प्रभाव है जो क्रिया के समय होता है। हाँ, कोई है? हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं पाली से? पाली से कोई सवाल? पूछ रहा बच्चा कोई? हेलो। हाँ पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए। सीएल पर सर धनावेश क्यों है सर? किस पर? सीएल। सीएल पे कहाँ धनावेश बताया? पहले आपने बताया था सर, पहले बताया था सर। मैंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताया था आपको। लुईस लुईस हाँ, लुईस अम्ल में वो लुईस Cl अम्ल प्लस जो है ये क्लोरोनियम आयन होता है, और ये जब होता है क्लोरोनियम आयन तो ये धनावेशित होगा, और धनावेशित है तो ये लुईस अम्ल होगा। और जो Cl माइनस होता है सर वो क्लोराइड होता है, धन आवेशित भी होता है। अभी आप कभी जब जरूरत पड़ेगी इस उदाहरण को जब सामने आएगा तो आप देखिएगा कि क्लोरीन पर धनावेश भी आता है। मैंने केवल इतना बताने का प्रयास किया था आपको कि जब धनावेश है तो वो लुईस अम्ल है, और जब क्लोरीन पर ऋणावेश है तो वो लुईस क्षार है। इतना आप ध्यान रखिएगा। और क्लोरीन पर जब धनावेश होता है तो उसको क्लोरोनियम आयन कहते हैं। अब तीसरा जो प्रभाव है, दो प्रभाव आपने देखे, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तीसरा जो प्रभाव है वो है अनुनाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेजोनेंस। अनुनाद, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप जानते हैं, बेंजीन वाले। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण। इलेक्ट्रॉन का यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक ही स्थान पर इस कार्बन यानी 1 2 3 4 5 और 6 इसके बीच में फिक्स नहीं है। ये जो पाईबंद के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2 और 3 1 और 6 और 4 और 5 के बीच में फिक्स नहीं हो गए हैं। ये क्या करते हैं, यानी इसका जो पी कक्षक है वो इसके पी कक्षक के साथ भी उतनी दूरी पर है जितना इधर दूरी पर है, तो इधर भी क्या बन सकता है, पाईबंद बन सकता है। तो ऐसी स्थिति बनेगी, और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो इसका मतलब क्या है, सारी बंद दूरियां समान है, कार्बन संकृत भी sp2 है सारे कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसमें विस्थानीकृत रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए हम इसको एक गोला बनाकर दिखते हैं। कभी कभी प्रैक्टिकल में हम पूछते हैं कि भाई ये गोला क्या बना दिया आपने बेंजीन वाले में, तो इसका कारण क्या बताना आप उसको, एक शब्द में इसका उत्तर क्या देना है कि ये अनुनाद को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, अनुनाद को दर्शा रहा है। विस्थानीकरण दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स वो किसी एक स्थान पर स्थिर ना होकर के चक्र में, पूरे चक्र में घूमते रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। और अनुनाद की विशेषता यह है कि अनुनाद से स्थायित्व बढ़ता है, अनुनाद से स्थायित्व बढ़ता है। तो अनुनाद ऊर्जा होती है और अनुनाद से स्थायित्व बढ़ता है,
तो अनुनाद के कारण क्या होता है, यौगिकों में स्थायित्व आता है। आज यही चौथा जो प्रभाव है अति संयुग्मन, वो हम कल लेंगे। थैंक यू।